नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का सिस्टम शुरू करने जा रहा है। सरकारी कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की। इसके लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लगातार फाइलों पर नजर रखेगा। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को सब समय अब करना होगा। ऐसा न करने पर क्लर्क से लेकर विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 40वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्य सचिव विजय वर्धन और नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के प्रधान सचिव ए के सिंह ने बोर्ड के सदस्य होने के नाते बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में एनसीआर के विकास के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौते का उद्घाटन भी शामिल। इससे एनसीआर क्षेत्र के अंदर वाहनों का आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रारंभिक केंद्र डेटाबेस के रूप में एनसीआर जियो पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। इससे एनसीआर में सब रीजनल और स्थानीय योजना बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में एनसीआर क्षेत्र की सीमा निर्धारण और रीजनल प्लान 2041 एडी से जुड़े कई मुद्दे पर भी चर्चा की गई। एनसीआर की सीमा निर्धारण से जुड़े प्रस्तावों पर मंथन किया गया। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार पूरे 25 साल तक चलेगी, इसलिए विपक्ष के लोग मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें। लाठीचार्ज को लेकर अरविंद शर्मा ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस राज में गेस्ट टीचरों को किसानों पर गोलियां बरसाई गई थी, लेकिन गोलियां बरसाने वालों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इन्होंने सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रिहाई के बाद फिर से फिल्म में उतरने वाले हैं। वो हरियाणा के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। 22 दिनों में ओपी चौटाला सभी जिलों का दौरा पूरा करेंगे। एक दिन में ओपी चौटाला 2 जिलों में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। आज सिरसा और फतेहाबाद जिलों में ओपी चौटाला के कार्यक्रम। 25 सितंबर को जींद में ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस का ओपी चौटाला रैली करेंगे। इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी दत्ता ने बताया कि उनको कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अश्विनी दत्ता खुद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सतवीर सिंह सैनी के साथ पूरे हरियाणा का दौरा कर चुके हैं। अश्विनी दत्ता ने बताया कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती जींद में मनाई जाएगी, जिसमें चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पारिवारिक मित्र रहे कई दलों के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। नए महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो गया है। 1 सितंबर से गैस सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ा दी गई। बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 884 रुपये 50 पैसे हो गया है। इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर का दाम 25 रुपये बढ़ा था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1618 रुपये की जगह अब 1693 रुपये बिक रहा है। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब देश में फिर से स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज से कई राज्यों में बंद चल रहे स्कूल कॉलेज खुले। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खुले। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन क्लास का भी विकल्प उपलब्ध। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले, तो मध्य प्रदेश में 6 से 12वीं तक के बच्चे आज से स्कूल गए। राजस्थान में भी करीब 6 महीने बाद स्कूल खुले। हरियाणा में 4वीं और 5वीं क्लास के लिए स्कूल खोले गए। स्कूलों में कोरोना नियमों का खास ध्यान रखा गया। अभिभावकों से लिखित अनुमति जरूरी। आज पहला दिन और सुबह से हो रही मूसलाधार बरसात के कारण बल्लभगढ़ के स्कूलों में कम ही बच्चे पहुंचे। स्कूलों में कोविड नियमों का खास ध्यान रखा गया। टीचर्स का कहना है कि कोविड-19 नियमों का आगे भी पालन किया जाता रहेगा और अगर कोई बच्चा किसी बीमारी का शिकार पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाएगा। सोनीपत में तेज बारिश के बीच भी छात्र स्कूल पहुंचे। स्कूल खुलने को लेकर छात्रों में खुशी नजर आई। स्कूलों में कोविड नियमों का पालन किया गया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए केस। 460 कोरोना मरीजों की जान गई। 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। अब एक्टिव केस 3,72,000 से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस केरल में मिले। केरल में 30,000 से ज्यादा नए केस मिले। 115 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मैम के सेमाण और बैणी सुरचन गांव में बुजुर्गों, दिव्यांगों और
विधवाओं को पिछले 3 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिली है, जिस वजह से लाभपात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फतेहाबाद में माचरा रोड बाईपास पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर किसानों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि या तो बाईपास पर कट खोला जाए या फिर फ्लाईओवर बनाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने बाईपास पर कटों को बंद कर दिया है, जिसके चलते उन्हें 100 मीटर की जगह 2 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। गुरुग्राम के सेक्टर 41 से 99 में रहने वाले लोगों के लिए जल आपूर्ति योजना की घोषणा के बाद लोगों ने खुशी जताई। इन सेक्टर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले वो पीने के पानी के लिए टैंकर पर निर्भर है, लेकिन अब ये समस्या जल्द हल हो जाएगी। हिसार में आवारा पशु का आतंक देखने को मिला है, जहां एक गाय ने 85 साल के बुजुर्ग की जान ले ली। गाय ने बुजुर्ग को सींगों पर उठाकर पटक दिया। बुजुर्ग मंदिर में पूजा करने के लिए गया था। फरीदाबाद के सोतई गांव में जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में दही हांडी चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक विवाद मंदिर में दही हांडी पहले चढ़ाने को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद सोनू नाम के युवक ने भूपेंद्र नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की। लोगों ने बताया कि गोली मारने से पहले दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सोना के अनाज मंडी के पास मेडिकल स्टोर से दवाई लेने आए एक युवक ने मेडिकल स्टोर संचालक को चाकू से मारा। हमले में स्टोर संचालक गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि स्टोर संचालक से अब युवक ने दवाई मांगी थी। स्टोर संचालक ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल अभी तक आरोपी फरार। नूह के सुटाका गांव में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक ही परिवार के लोगों पर केस दर्ज किया। पानीपत में पुलिस ने अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 35 अवैध पिस्टल के साथ 4 आरोपी को काबू किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 50-50 हजार रुपए में अवैध हथियार बेचते थे और इसे पूरे गिरोह का सरगना बच्ची सिंह अब भी फरार है। पंचकुला के सेक्टर 12A के रैली गांव में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी की मौत के बाद युवती के परिजन सेक्टर 20 के शमशान घाट पहुंचे और कहा उनकी बेटी की हत्या की गई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बार बार दहेज की डिमांड के बाद मांग पूरी न होने पर हत्या करती। रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव के पीएचसी में नर्स के साथ अश्लील हरकत करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित ने एसपी से मुलाकात कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि एसपी ने 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं पीड़िता के समर्थन में सामने आए प्रजापत समाज की कार्रवाई नहीं होने पर जाम लगाने की चेतावनी दी। रतिया में चोरों का आतंक देखने को मिला है। सैर पर गई मां बेटी को बाइक पर सवार बदमाशों ने निशाना बनाया और उनकी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। अग्रवाल कॉलोनी निवासी महिला अपनी लड़की के साथ सैर पर कर रही थी। पलक झपकते ही बदमाश चेन छीनकर फरार। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में टीन शेड की दुकान बनाने पर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया। टीन शेड की दुकान बनाने के मामले में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वही दुकान बना रहे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कैथल के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की मनमर्जी और शर्मनाक रवैये के खिलाफ एक्शन लिया गया। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉक्टर को तुरंत निलंबित किया। स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों पर विभागीय डीजी ने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। दरअसल 8 वर्षीय बच्चा स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गया था। परिजन बच्चे को लेकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे थे। बच्चा बचपन से डिमोफीलिया बीमारी से पीड़ित था। अक्सर ये दिक्कत आती रहती थी। जब परिजनों ने डायल 112 पर फोन मिलाया तो डॉक्टर ने उनका फोन छीनकर तोड़ दिया और परिजनों से मारपीट भी की। गृहमंत्री अनिल विज अब पूरी तरह स्वस्थ है, जिसके बाद उन्हें पीजीआई से डिस्चार्ज कर दिया गया। गृहमंत्री विज हेलीकॉप्टर यात्रा करने से फेफड़े प्रभावित हो गए थे।
अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद गृह मंत्री विज ने कार्यालय पहुंचे और काम निपटाना शुरू कर दिया। विज ने कहा कि फाइलें रुकती है तो विकास की गति रुक जाती है। उन्होंने कहा कि कार्यालय के काम निपटा रहा हूं, जल्द जल्द आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। पीजीआई के डॉक्टर, स्टाफ और आपका तहे दिल से धन्यवाद। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अंबाला लौटे गृह मंत्री अनिल विज का कार्यकर्ताओं ने रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि कार्यकर्ताओं का प्यार, दुआओं से वापस लौट आया हूं। स्थिति बहुत खराब थी लेकिन अब सब ठीक है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय आधार और आवश्यकता के आधार पर कोर्स बनाए जाए। राज्यपाल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र बनाने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना चाहिए। रुतला से विधायक नैनपाल रावत ने 4 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सीएम मनोहर लाल पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे धरना स्थल पर सुविधाओं की भी कमी को लेकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि टिकरी बॉर्डर पर साफ सफाई, पीने का पानी, बिजली और बरसाती पानी की निकासी को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। झांसी में 26 अगस्त को रिलायंस कंपनी के शोरूम में तलवार और लोहे की रॉड लेकर मैनेजर से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शेखपुरा गांव निवासी के तौर पर हुई है। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पलवल में चलती ट्रेन में मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए मोबाइल फोन को भी बरामद किया। जांच अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन पलवल के असावटी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन की स्पीड कम होने पर ट्रेन की सीट पर रखे मोबाइल फोन को युवक ने चोरी कर लिया और चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। चरखी दादरी में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में वैक्सीन कवर मामले में दादरी पहले नंबर पर। जिले में 95% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग अभियान छेड़े गए हैं। जल्द ही 100% लोगों को कवर कर लिया जाएगा। तीसरी लहर को लेकर सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि दादरी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सभी तैयारियां कर ली है। हमारे पास वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट की पूरी सुविधा है। तीसरी लहर के मद्देनजर जिले के सभी पीएचसी में भी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। वहीं सीएमओ ने लोगों से मास्क का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सभी को पद की शपथ दिलाई। जो 9 लोग सुप्रीम कोर्ट जज बने, उनमें से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किए गए। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में हुआ। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैराशूटर श्रीराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीत इतिहास रच दिया। अडाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल P1 इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। पैरालंपिक खेलों में भारत की मेडल संख्या 8 हो गई है। असाका शूटिंग रेंज में खेले गए फाइनल में श्रीराज अडाना को चीन के लू शियोलोंग के बीच अंतिम पलों तक कड़ा संघर्ष देखने को मिला। आखिर में श्रीराज ने दबाव के बीच शानदार खेल का प्रदर्शन किया है और 216.8 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा। श्री मोदी ने पैराशूटर श्रीराज अडाना को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज ने प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता है। उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। सीएम ने मनोहर लाल ने पैराशूटर श्रीराज अडाना को कांस्य पदक जीतने पर ट्वीट कर बधाई दी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी ट्वीट कर पैराशूटर श्रीराज अडाना को बधाई दी। लिखा, देश को आपकी अद्भुत उपलब्धि पर गर्व है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश हुई। काले घने बादलों की वजह से अंधेरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई।
बारिश से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई हैं और लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 4 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। बारिश के कारण दिल्ली के मिंटो ब्रिज में पानी भर गया और गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान दिल्ली आईटीओ पर भी जल भराव देखने को मिला। रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते बल्लभगढ़ में अनाज मंडी के पास थोक किराने की दुकानों का बाजार डूबा दिखाई दिया। आने वाले लोगों को भी खासी परेशानी हुई। रेडी वाले पानी में ही खड़े होकर अपनी सब्जी बेचने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए तो वहां से होकर दफ्तरों को जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भिवानी में हुई तेज बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि इस बारिश से फसलों में लगने वाली बीमारियां दूर होंगी। शाम में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इसके साथ साथ परेशानी भी बढ़ गई। लगातार हुई बारिश से कई इलाकों में जल भराव की समस्या। चरखी दादरी में गोगा नवमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दादरी में गोगा नवमी के अवसर पर खातीवास धाम में मेले का आयोजन किया गया। मेले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। मिशन न्यूज जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक बैंक स्थापित करेगा। इसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक से मुक्त बनाना। इस योजना में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक के वैकल्पिक समाधान, रिसाइकलिंग में सहयोग और हरे भरे पर्यटन विकास के लिए ढांचा तैयार करने के प्रावधान शामिल किए जाएंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने के बाद अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया। उन्होंने देश की मिलिट्री के साहस की तारीफ की। बाइडेन ने कहा है कि हमने जो अफगानिस्तान में किया वो गर्व की बात है। हमारी मौजूदगी में अफगानिस्तान में शांति रही। अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। अफगानिस्तान में अब युद्ध खत्म होगा। बाइडेन ने कहा कि 1,25,000 से ज्यादा लोग निकाले गए। पेशेवर तरीके से लोगों को निकाला गया। जो हमने किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों ने देर रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद तालिबानियों ने हवा में गोलियां दागकर जीत का जश्न मनाया। मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 सितंबर फिर 31 अगस्त तक अपनी सेना अफगानिस्तान से बुलाने का ऐलान किया।